हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टॉपिक और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इन सब का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हम लोग लेते हैं सर्कुलर मोशन का टॉपिक, क्या पढ़ना है इसमें, कैसे पढ़ना है। तो देखिए, सर्कुलर मोशन है तो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर ऐसे घूम रहा है। तो मान लीजिए सर्कुलर पाथ पर घूमेगा तो ये पाथ सर्किल के रूप में आता है इस तरह से। तो इसमें कभी पार्टिकल किसी भी पॉइंट पर होता है तो ऐसे उसका वेलोसिटी दिखाया जाता है। क्यों ऐसे दिखाया जाता है, ये सब हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे। और सर्कुलर मोशन है तो उसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, तो सन के अराउंड घूम रही है ये पृथ्वी सर्कुलर पाथ पर। उसी तरह से न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलेट हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन लाइफ में हर समय मिल रही है, कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। जैसे आप किसी मंदिर की परिक्रमा करते हैं या मस्जिद की परिक्रमा करते हैं तो वहाँ भी सर्कुलर मोशन होती है। इसी तरह से मौत का कुआं होता है, उसमें भी गाड़ी सर्कुलेट होती है, अर्थ का मोशन है। इसी तरह रोड पर हम लोग चलते हैं तो कहीं मोड़ आता है ऐसे, तो वो भी सर्कुलर बनाया जाता है इस तरह से। यहाँ का जो पाथ है सर्कुलर है। तो सर्कुलर मोशन लाइफ में बहुत जगह हो रही है। उसका मैथमेटिकल क्राइटेरिया क्या है, उसके वैज्ञानिक अप्रोचेज क्या हैं, क्या क्या उसमें पढ़ा जाता है, और कंपटीशन के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। तो देखिए, इस लेक्चर में सर्कुलर मोशन क्या है, कौन कौन से टर्म इसमें ज़रूरी है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, जैसे सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या क्या इसमें जानना है, पहले इसके बैकग्राउंड को हम लोग डिटेल्स में लेते हैं। दूसरा नाम है लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये नाम होगा। इसके बाद है रेडियल वेक्टर, त्रिज्यीय सदिश। और एक नाम है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अगला नाम है सेंट्रीपेटल फोर्स। अगला नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक नाम है जैसे बेंडिंग एंगल। तो ये बेसिक नोमेनक्लेचर है सर्कुलर मोशन के।
अब किसी भी सर्कुलर मोशन में ये नाम आएंगे बेसिक। इसके बाद अब इन्हीं का एप्लीकेशन होता है। न्यू ओरिजिन नेम जो है यही है, लीनियर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब टर्म आएंगे इसमें, रेडियल, सेंटीपेटल, ये सब नाम आते हैं। तो किसका कंसेप्ट क्या है इसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं, और क्वेश्चन कैसे करेंगे, सर्कुलर मोशन कितने तरह की होगी, ये सब हम लोग 1-2 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, सर्कुलर मोशन इस तरह से मान लीजिए सर्कुलर पाथ पर हो रही है, सर्किल एक्स वाई प्लेन में है, इसका रेडियस r है, पार्टिकल किसी समय यहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस है और एक क्या है इसका वाई एक्सिस है, थीटा एंगल पर OAP मान लीजिए पार्टिकल्स चल रही है। तो सर्कुलर मोशन सभी लोग पढ़े रहते हैं, इस एग्ज़ाम के लिए इंटरमीडिएट बीएससी में सब मिलता है ये। तो हम लोग इसको शार्ट में अपने फार्मूला को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन इस पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न नहीं है अभी स्टेज में कि सर्कुलर मोशन कहाँ से शुरू होती है, क्या होती है। इसमें फार्मूला को कैसे एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन को कैसे पुटअप किया जाएगा, तो उसका सलूशन कैसे आप निकालेंगे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सर्कुलर मोशन हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये सब टॉपिक हैं, इनकी चर्चा कर रहे हैं बारी बारी से। तो देखिए, पहला टॉपिक है कि कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन अगर कर रही है, तो किसी समय यहाँ है, किसी समय इस पॉइंट पर पहुँच रही है ऐसे, तो मान लीजिए ये समय θ1 एंगल पर है और ये θ2, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, θ2 में से θ1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा किसके बराबर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट 2 जगह हो रहा है, एक हो रहा है परिधि पर यानी सरकमफेरेंस पर हो रहा है, इसको हम लोग डेल्टा एस बोलते हैं, लेंथ है मीटर में ये होगा, और एक सेंटर पर हो रहा है, ये इसको हम लोग सेंटर पर एंगल के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो डेल्टा थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है 2 पाई, और एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है इसका, डेल्टा टी, वो होगा टी, टाइम पीरियड। तो यहाँ पर 2 टाइप का डिस्प्लेसमेंट होता है। अब आप लोग शार्ट में एक बार रिवाइज करेंगे इसको कि सर्कुलर मोशन में क्या क्या अब तक बताया गया है। तो डिस्प्लेसमेंट 2 हो गया, एक हो गया एट सेंटर और एक हो गया एट सरकमफेरेंस, परिधि पर, और एक सेंटर पर होगा। तो सेंटर पर डेल्टा थीटा है और ये डेल्टा एस है। इसको रेडियन में मेजर करेंगे और इसको मीटर में मेजर करते हैं। उसके बाद इसको हम लोग लिखते हैं कि डेल्टा थीटा है, तो ये होगा θ2 माइनस θ1, और ये होगा डेल्टा एस है, तो S2 माइनस S1। तो 2 तरह के डिस्प्लेसमेंट होंगे, एक को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एक को बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे कहीं भी सर्कुलर मोशन हो रही है, मान लीजिए ये आर्क है और ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ डेल्टा थीटा है,
तो एक फार्मूला पढ़ते हैं आप लोग, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। तो डेल्टा थीटा है, आर्क डेल्टा एस है और रेडियस आर है। मान लीजिए सर्कुलर मोशन का रेडियस होगा, ये आर्क है। अब ये हो गया दोनों में रिलेशन, इस दोनों को डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया जाए तो 1/r डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अब ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर वेलोसिटी है, यानी आर ओमेगा बराबर भी। तो भी की वैल्यू क्या हो गई, आर ओमेगा। तो ये टर्म आप लोग पढ़ते आए हैं सर्कुलर मोशन में। इसी चीज़ पर फोकस करना है कि आप 10 मिनट में पूरा सर्कुलर मोशन को एक बार रिवाइज कर लें। 10 मिनट में कोई भी चैप्टर रिवाइज कर लें आधा घंटा में, और उस इक्वेशन को लगाने लगे। और एक दिन ऐसा आ जाए कि पूरा चैप्टर आपके माइंड में कभी भी रिकॉल हो जाए, पेपर क्वेश्चन पढ़ते ही रिकॉल हो जाए कि ये सवाल हमारा थर्मोडायनेमिक्स का है, ये सवाल हमारा काइनेटिक थियरी का है, तो ये सवाल हमारा सर्कुलर मोशन का है। इतना आपके माइंड में तुरंत आ जाए घटना पेपर में, तो ये मान लिया जाएगा कि अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आर ओमेगा है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें, डी, तो ये आर हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। तो अब ये ए एक्सेलरेशन है और ये आर है, एंगुलर एक्सेलरेशन कहा जाता है इसको। तो रेडियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गया, आर इंटू अल्फा, जहाँ अल्फा को बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस फार्मूला से आपको ये टर्म मिल जाएंगे। अब यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया, v अपान आर। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, v, ये एंगुलर ए अपान आर, ए अपान आर, और एंगुलर वेलोसिटी v अपान आर। तो ये आपस में रिलेट है, इसको आप लोगों को क्वेश्चन में यूज करना सीखना है। अब देखिए, हम लोगों के पास डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी है, इसको ओमेगा के नाम से यूज करना है। अब ये डेल्टा थीटा कुल कितना एंगल घूमेगा, 2 पाई, और एक टाइम पीरियड को कहा जाएगा टी। तो यहीं से आपका ओमेगा का मान होता है 2 पाई बाई टी, ये भी मिलेगा। अब चूंकि 1 अपान टी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसको n से दिखाते हैं, या f से दिखाते हैं, या न्यू से दिखाते हैं मान लीजिए। तो अब ओमेगा की वैल्यू क्या हो गया, 2 पाई बाई टी, या 2 पाई n, या 2 पाई f, या 2 पाई न्यू। तो ये फार्मूला भी आपको इसी से रिकॉल कर लेना है तुरंत तुरंत कि कौन चीज़ें कैसे आगे बढ़ाई गई है, क्यों इतना लिखा गया है। तो ये टर्म आप लोगों को मिल जाएगा। तो एक हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन बोथ। यहाँ से हो गया लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये टर्म आपको मिल जाएंगे इतना। अब दूसरा कंसेप्ट है कि रेडियल वेक्टर, लीनियर वेलोसिटी का वेक्टर फार्मूला क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, रेडियस है। किसी समय पार्टिकल यहाँ पर है
सेंटर से r डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर है ये। तो ये O है, A है, P है। ये वेक्टर x एक्सिस पर है और ये वेक्टर y एक्सिस पर है। बारीकी से देखना है। अब जो काम की चीज़ें हैं उसी पर फोकस करना है। तो मान लीजिए हमारे पास है कि वेक्टर r है, तो इसका मान आएगा वेक्टर x प्लस वेक्टर y। इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम r के इक्वल होगा। अब इस वेक्टर को हम लोग लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे। वेक्टर r का वैल्यू हो गया। अब देखिए कास थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x बाई आर। तो x इक्वल टू होगा r कास थीटा। अब चूंकि थीटा t का मान क्या है, ओमेगा, नहीं गलती हो रहा है, ये वैल्यू है ओमेगा का मान है थीटा बाई टी। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा टी। तो x की वैल्यू क्या हो गया, r कास ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का वैल्यू होगा y अपन r। तो y इक्वल टू r साइन थीटा मान लीजिए है ये। तो r साइन थीटा, अब थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। तो अब हम लोगों के पास r है ये फ्रॉम फर्स्ट। तो r इक्वल टू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे। अब x की वैल्यू है r कास ओमेगा टी आई कैप r साइन ओमेगा टी जे कैप। अब ये कहलाता है रेडियल वेक्टर, r कास ओमेगा टी आई कैप r साइन ओमेगा टी जे कैप। तो ये क्या बन गया, रेडियल वेक्टर। रेडियस पर है ये, वेक्टर फॉर्म में है। अब इसका अगर मॉड निकाल देते हैं आप, तो रेडियस है तो रेडियस के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए मॉड r निकालेंगे तो अंडर रूट r स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी रूट में r स्क्वायर बराबर r। रेडियस के बराबर ही है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में इतना लिखते हैं हम लोग। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें dr बाई dt, तो इसको भी बोला जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन माइनस r ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस r ओमेगा कास ओमेगा टी जे कैप। तो ये आप लोग पढ़ते आए हैं। इसको बाउंडेड करना है कि मैथमेटिकली हम लोग कैसे इसको, ये कई जगह से तोड़ करके सभी फार्मूला को अपने रेंज में ला दें। तो ये भी हो गया, भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म में भी है। अगर इसका मॉड निकाल देंगे, मान लीजिए ये इक्वेशन थर्ड है, इसका मॉड हम लोग निकाल दें, मॉड भी, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, यहाँ भी है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कास स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा, आर ओमेगा बाहर निकल जाएगा भी। तो भी इक्वल टू आर ओमेगा का जो कंसेप्ट है इसमें भी आ जाएगा ये। अब है कि इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कास ओमेगा टी आई कैप और माइनस साइन ये है, इसका भी हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी जे कैप। तो इसमें से माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर कर लेंगे, आर कास ओमेगा टी
आर साइन ओमेगा टी जे कैट। तो ये वेक्टर आर का मान है माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का ओरिजिनल फार्मूला होता है माइनस ये। अब माइनस साइन ही बताता है कि इसमें एक्सेलरेशन सेंटर की ओर होगा, आर सेंटर से बाहर की ओर होगा और एक्सेलरेशन अंदर की ओर होगा। इसका मॉड निकाल देंगे ओमेगा का पावर 4 आर स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर आर ए का मान। अब ओमेगा भी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ओमेगा बराबर भी बाई आर से निकाल लेंगे इंटू आर। तो ए इक्वल टू हो गया भी स्क्वायर बटा आर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपेटल एक्सेलरेशन और वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंटीपेटल एक्सेलरेशन। माइनस मीन्स इसमें रेडियस आउटवर्ड होगा तो एक्सेलरेशन इनवर्ड होगा, दोनों के बीच का एंगल 180 अंश रहेगा। इसीलिए इसका नाम सेंटीपेटल एक्सेलरेशन रखा गया है, क्योंकि टुवर्ड सेंटर है ये। तो इस वैल्यू का आप काउंट कर लेंगे। अब आपका डिस्प्लेसमेंट मिल गया रेडियल वेक्टर के रूप में, वेलोसिटी एक्सेलरेशन। यहाँ से चाहे तो आप क्या निकाल सकते हैं, फोर्स। देखिए क्योंकि F की वैल्यू होता है m इंटू ए, इसलिए F की वैल्यू हो गया माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर। ये भी वेक्टर है। अब इसका F का डायरेक्शन r के क्या होगा, r यहाँ पर बाहर की ओर है और फोर्स अंदर की ओर है। वेलोसिटी इस पर परपेंडिकुलर है तो r के अपोजिट होगा, इसीलिए इसका नाम है सेंटीपेटल फोर्स। एक्सेलरेशन भी इसी के डायरेक्शन में था। तो ये हो गया, इसका मॉड निकाल देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। अब f की वैल्यू हो गया m ओमेगा स्क्वायर r, या m है r है और ओमेगा स्क्वायर को भी स्क्वायर बटा r स्क्वायर, तो r कट गया, एम बी स्क्वायर बटा r। तो f का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में मिल गया। अब हम लोगों के पास कंसेप्ट है कि फोर्स ऑलवेज पेयर्ड होता है, सिंगल फोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सेंटीपेटल फोर्स में जो फोर्स बाहर की, एक अंदर की ओर काम कर रहा है तो एक बाहर की ओर काम करेगा, उसको हम लोग क्या लिख देंगे, F मान लीजिए डैश है तो ये होगा माइनस, F के अपोजिट होगा माइनस है, इसका मान है माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। अब F डैश का जो मान हो गया ये प्लस हो गया m ओमेगा स्क्वायर r। तो ये प्लस है तो r के डायरेक्शन में काम करेगा। इसे मॉड f ले लेंगे इसका डैश, तो ये भी हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r, यानी एम बी स्क्वायर बटा r फोर्स। तो ये हो गया सेंटर की ओर होने के कारण सेंटीपेटल एक्सेलरेशन, ये हो गया सेंटीपेटल फोर्स। अवे फ्रॉम सेंटर होने के कारण इसका नाम रख दिया गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये है रेडियल वेक्टर। तो रेडियल वेक्टर सेंटर से उत्पन्न होकर सरकमफेरेंस की ओर प्रोग्रेस करेगा। तो ये सब सर्कुलर मोशन के सारे फार्मूला आप जो जानते हैं, इसी को विविध रूपों में पढ़ते हैं, तुरंत ऐसे निकल जाएंगे और आपको क्वेश्चन करने में, भाषा समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं किस में, सर्कुलर मोशन में। अब देखिए सर्कुलर मोशन में तरह तरह के कंडीशंस हैं, सारे कंडीशन को निकाला गया
अब सेंट्रीपेटल फोर्स है तो इसी के कारण इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अर्थ घूम रही है, और इसी के कारण कोई भी सर्कुलर मोशन हो रही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर कई चीज़ें काम करती है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि क्रीम हम लोग निकालते हैं मिल्क से, तो उसमें काम करता है। उसी तरह से शुगर मिल में गन्ना का जूस होता है, उससे हम लोग चीनी बनाते हैं, वहाँ भी इसका यूज होता है। वॉशिंग मशीन में गंदगी को बाहर करने के लिए भी इसका यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और सेंट्रीपेटल फोर्स का मान एक दूसरे के विपरीत होता है और इसके व्यवहारिक एग्जाम्पल हैं। तो इसमें हम लोगों को सर्कुलर मोशन को एक साथ समेट लेना है अपने काम की चीज़ों को, और इसको डिस्क्राइब करने के लिए जिस फार्मूला की ज़रूरत होगी उसको एक्सप्लेन कर लेना है। जैसे देखिए इसमें हम लोगों के पास क्या आया, एक मेन फार्मूला आया कि थीटा इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर, यहाँ से डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी और 1 बाई आर। तो यहाँ से ओमेगा बराबर वी बाई आर या वी बराबर आर ओमेगा मिला। इससे एक्सेलरेशन निकल गया आर अल्फा बराबर ए, फोर्स निकल गए। दूसरा एक्सेलरेशन आ गया सेंट्रीपेटल फोर्स, एक्सेलरेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इतने ही फार्मूला से पूरा वृत्तीय गति आप समझ सकते हैं, उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे अधिक का यूज होगा तो अब एक फार्मूला और इसमें आता है जिसको आप इस तरह से देखते हैं कि कोई बॉडी अगर मोड़ पर जा रही है, ऐसे टर्न करती है, तो कोई चीज़ कितना एंगल टॉप मोस्ट पॉइंट से झुक गया, तो उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए एक और टॉपिक लेते हैं, जैसे बेंडिंग ऑन द रोड या बैंकिंग ऑन द रोड। तो कोई चीज़ रोड पर जा रही है तो ऐसे टर्न हो रही है, तो यहाँ पर कितना झुकेगी वो अपने मैक्सिमम पोजीशन से। रोड की चौड़ाई अगर d है तो बाहरी पटरी का कितना हाइट रखा जाएगा h। ये सब के लिए आप लोग फार्मूला पढ़ते आए हैं कि tan थीटा की वैल्यू होता है v स्क्वायर अपॉन जी आर। इसे निकाला जाता है बेंडिंग एंगल ऑन द एनी बैंकिंग ऑफ द रोड। तो सड़क के मोड़ पर कितना झुकेंगे ये होता है। अब आप फ्रिक्शन में पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन में म्यू का मान होता है tan थीटा, जहाँ म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लेयर पर डिपेंड करता है। तो इस फार्मूला से इसको कंपेयर कर देंगे तो v स्क्वायर बटा जी आर इक्वल टू म्यू, या v स्क्वायर इक्वल टू म्यू जी आर, तो v बराबर रूट म्यू जी आर। तो मोड़ पर जितना घर्षण गुणांक अधिक होगा उतना ही वेलोसिटी आप फास्ट करके मुड़ सकते हैं। अगर घर्षण गुणांक कम है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट कम है, तो कम वेलोसिटी से ही आप मोड़ को पार करेंगे, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इंजीनियर जब सड़क बनाता है तो इस मोड़ की त्रिज्या को देता है ऐसे सर्कुलर फॉर्म में कितना होगा। और ये हम लोग देखते हैं कि बाहरी पटरी को मोड़ पर थोड़ा सा ऊपर उठा करके बनाया जाता है इन कंपैरिजन टू इनर सरफेस। तो कितना ऊपर उठाया जाएगा उसको, इसके लिए आप लोग पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए कि रोड है, ये डी है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया गया तो इसके और इसके बीच में कितना एंगल बनेगा उसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। एच है और ये थीटा है, डी है। तो इसमें tan थीटा का मान निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपान बेस h बाई डी। अब h का मान कई तरह से निकाल सकते हैं। अगर फ्रिक्शन दिया है
फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है तो h/d यानी h बराबर म्यू इंटू डी से निकाल लेंगे कितना आपका हाइट आउटर सरफेस इनर सरफेस से कितना हाइटेड बनाया गया है। दूसरा है कि हम लोग पढ़ते हैं कि tan थीटा की वैल्यू h/d है तो इस फार्मूला का भी यूज कर लेंगे v²/g/r/h/d तो h बराबर हो जाएगा v²d/gr। तो मैक्सिमम हाइट कितना होना चाहिए, किस वेलोसिटी से बॉडी पार करेगी, इतना त्रिज्या इतना घर्षण गुणांक है, यह घर्षण गुणांक का मान निकालना होगा। कितना रोड का मोड़ पर घर्षण गुणांक है तो म्यू इक्वल टू v²/gr से निकाल लेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग ये सब एक्सप्लेनेशन किए सर्कुलर मोशन के बारे में कि सर्कुलर मोशन क्या होगी, कौन कौन से फार्मूला यूज होंगे, इतना से आप काम करेंगे। इसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन में कितने टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि मोशन सर्कुलर है तो सर्कुलर मोशन है तो इस मोशन में दो तरह की कंडीशन होगी, एक होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक होगा यूनिफॉर्म मोशन। अब ये यूनिफॉर्म मोशन है तो इसमें दो कंडीशन है कि वेलोसिटी क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। नॉन यूनिफॉर्म है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसमें दोनों वेरिएबल होते हैं। वेलोसिटी डायरेक्शन के कारण वेरिएबल होती है और मैग्नीट्यूड भी वैरी करता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे और इसमें एक तरह का एक्सेलरेशन होगा क्योंकि ये नॉट कांस्टेंट होगा बट ये मान क्या हो जाएगा, इसमें कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके कारण एक्सेलरेशन जेनरेट होगा, इसी को कहा जाता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और इसके कारण कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसमें होगा, इसके कारण भी एक्सेलरेशन होगा जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा जाएगा, स्पर्श रेखीय। और इसके कारण जो होगा उसको हम लोग कहेंगे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन होगा। तो ये सब नोमेनक्लेचर आएंगे जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स में समझाएंगे कि क्या क्या इसमें है, क्यों है, उसको आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग एक लेक्चर लेंगे जिसमें सर्कुलर मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे बनते हैं, तो उसको एक लेक्चर में एक्सप्लेन कर देंगे। सर्कुलर मोशन हो जाएगा, उसके बाद अगला प्रोजेक्टाइल मोशन को भी एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा समय के अनुसार आप लोग प्रिपरेशन में हैं तो फास्ट कैच करेंगे और कम समय में अधिक से अधिक मटेरियल को लिया जाता है क्योंकि टाइम आपका कम खर्च हो और अधिक टॉपिक कवर हो। तो ये प्रयास हम लोग करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।